हेलो बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का विज्ञान विषय। उसमें पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं। उसमें यह पढ़ा जा चुका है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनको बनाने वाले जो अणु होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि पदार्थ में जो अवस्था परिवर्तन होता है वह किस तरह होता है, या पदार्थ में किन कारकों का अवस्था परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि जल जो है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस अवस्था जैसे बर्फ, द्रव अवस्था जैसे जल, और गैसीय अवस्था जैसे कि जल वाष्प। यह ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के भीतर क्या होता है, या अवस्था परिवर्तन में पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला जो फैक्टर है वह है तापमान। तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है यह देखें। इसके लिए एक क्रियाकलाप सुझाया गया है। वो देखें कि कुछ इस तरह उपकरण व्यवस्थित कर लेते हैं और एक कांच के बीकर में 100 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र के अनुसार उसमें जो है थर्मामीटर को लगा दें। और थर्मामीटर का जो बल्ब होता है जिससे टेम्परेचर बढ़ता है वह बर्फ़ को छू रहा हो। धीमी आंच पर उस बर्तन को गर्म करते हैं, बीकर को, और जब बर्फ़ पिघलने लगती है तब हम उसका तापमान नोट कर लेते हैं। और जब पूरी बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो फिर हम एक बार उसका तापमान नोट कर लेते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में जो प्रेक्षण हमें मिले हैं उन्हें हमने नोट कर लिया। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए उसे गर्म करते रहें, और जब तक जल उबलने ना लगे थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें, जब तक कि अधिकतर जलवाष्प में ना बदल जाए। जल के द्रव अवस्था में से गैसीय अवस्था में परिवर्तन का हम प्रेक्षण लेते हैं। यह क्रियाकलाप करने के बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, कोई भी ठोस पदार्थ है उसके तापमान को बढ़ाने पर उसके भीतर जो कण पाए जाते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा मतलब उनकी गति बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो वह और तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, और जो ऊष्मा नीचे से हम दे रहे होते हैं वह ऊष्मा जो है वह ऊर्जा कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है उससे अधिक हो जाती है। जिस आकर्षण बल से कण एक दूसरे को बांधे रहते हैं, वह जो ताप हम दे रहे हैं उसको गर्म कर रहे हैं, वह ताप जब उस आकर्षण बल से अधिक हो जाता है तो वह जो कण होता है वह अपनी जो नियत स्थिति होती है उसको छोड़ करके स्वतंत्र रूप से गति करने लगता है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब वह ठोस जो है वह पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने देखा कि कोई भी ठोस पदार्थ है, जब हम उसको गर्म करते हैं, हमने अपने प्रयोग में बर्फ़ लिया है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसके भीतर के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब यह गतिज ऊर्जा गर्म करते करते इतना अधिक बढ़ जाती है कि उनके बीच का जो आकर्षण बल है एक दूसरे को बांधे रखने का, उससे वह ऊर्जा अधिक हो जाती है जो हम दे रहे हैं, तो वह कण उस आकर्षण बल को तोड़ करके स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, और वह ठोस पदार्थ जो है वह पिघल कर, इस स्थिति में वह ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या मतलब इसका हुआ कि जिस तापमान पर, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव बन जाता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मतलब कोई भी वह तापमान, जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ
पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। इसका मतलब किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब जिस पदार्थ के कण के भीतर कणों के बीच जितना अधिक आकर्षण बल होगा उससे हम उतना अधिक ताप देकर द्रव में बदलना पड़ेगा। मतलब यह है कि उसका गलनांक उच्च होगा। अगर आकर्षण बल कणों के बीच अधिक है तो उनका गलनांक भी उच्च होगा क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की जो क्रिया होती है वह क्रिया जो है वह संगलन कहलाती है। कोई भी पदार्थ जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो यह ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया संगलन कहलाती है। यहाँ एक स्टार बना हुआ है बच्चों, इस पर विशेष ध्यान दें। जहाँ भी आपकी बुक में मिलता है, कहीं भी मिलता है, एक के ऊपर स्टार बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में कुछ विशेष बातें जाननी है। तापमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है केल्विन है और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह 273.15 केल्विन के बराबर होता है। एसआई मात्रक क्या है अंतर्राष्ट्रीय तापमान का? केल्विन है, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना चाहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन के बराबर होता है, तो यह आप जान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। सुविधा के लिए हम यह जो दशमलव का पूर्णांक है उसे पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन ही मान लेते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 घटाना चाहिए। कोई तापमान केल्विन में दिया हुआ है और हमें सेल्सियस में निकालना है कि यह कितना सेल्सियस होगा। जैसे 280 केल्विन दिया गया है और पूछा जाए कि कितना सेल्सियस होगा, तो क्या करेंगे कि 273 उसमें से घटा देंगे। 280 में से 273 घटा देंगे तो जितना आएगा वह उतना डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब 7 डिग्री सेल्सियस। 280 केल्विन का मतलब हुआ 7 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए उसको उसमें से 273 घटा देते हैं, जितना बचता है उतना सेल्सियस होता है। और अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो जितना सेल्सियस दिया है उसमें 273 जोड़ देते हैं। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस दिया है और कहा जाए कि इसे केल्विन में बदलें, तो क्या करेंगे, 273 में 10 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 283 केल्विन। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए तापमान में 273 जोड़ते हैं और सेल्सियस में बदलने के लिए तापमान में से 273 घटाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। किसी भी जो संगलन की क्रिया होती है, हमने यह पढ़ा कि किसी भी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में अगर तापमान समान है, मतलब जब हम बर्फ़ को पिघला रहे थे तो उस समय जो बर्फ़ का तापमान था वह 0 डिग्री सेल्सियस पे स्थिर बना रहता है। कब तक बना रहता है? जब तक कि पूरी बर्फ़ द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाती है। तो जो हम ऊर्जा दे रहे हैं बर्फ़ को गर्म करने के लिए वह जाती कहाँ है? ऐसे में जो ऊष्मीय ऊर्जा उसको हम दे रहे हैं वह कहाँ जा रही है? किसी भी पदार्थ को आप जब पिघलाते हैं, गर्म करते हैं तो तुरंत वो द्रव में नहीं परिवर्तित हो जाता है, तो उसको काफ़ी देर तक आप गर्म करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। इस बीच में, इस समय में आप उसको ऊष्मा दे रहे हैं। वह ऊष्मा कहाँ जा रही है? उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको वह तोड़ने में व्यय हो रही है, मतलब उसमें और शामिल होती जा रही है। जब अवस्था परिवर्तित होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो द्रव पदार्थ होता है, जल होता है, उसका तापमान अधिक होगा और 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ का तापमान कम होगा, क्योंकि
0 डिग्री सेल्सियस का जो द्रव होगा उसमें कुछ ऐसी ऊष्मा भी होगी जो कि उससे बर्फ से द्रव में परिवर्तित करने में प्रयुक्त हुई है। गलने की प्रक्रिया के दौरान हमने यह देखा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाती है तापमान बदलता नहीं है, जबकि हम बीकर को इस परिस्थिति में इस दौरान लगातार ऊष्मा प्रदान कर रहे होते हैं। कणों के बीच जो परस्पर आकर्षण बल होता है उसके वशीभूत होकर के पदार्थ की जो अवस्था है उसको बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी वृद्धि के दर्शाए गए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेता है। बर्फ में थर्मामीटर पड़ा है, वह गर्म किया जा रहा है, लेकिन थर्मामीटर का तापमान, टेम्परेचर का जो लेवल है वह 0 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ता है। कब तक? जब तक कि पूरी बर्फ द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाती है। यह जो ऊष्मा हम प्रदान कर रहे हैं वह कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का यह मतलब है कि छुपी हुई ऊष्मा, ऐसी ऊष्मा जिससे पदार्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसकी अवस्था परिवर्तित होती है। बर्फ द्रव में परिवर्तित हो रही है लेकिन उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना हुआ है और ऊष्मा बराबर उसमें उसको हम दे रहे हैं। वायुमंडलीय और तो इस तरह की जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा गुप्त ऊष्मा या छुपी हुई ऊष्मा कहलाती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए वायुमंडलीय दाब पर, परिभाषा है गुप्त ऊष्मा की, ध्यान से सुने, वायुमंडलीय दाब पर ध्यान से देखें, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से याद कर लें कि वायुमंडलीय दाब पर किसी भी ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस को जो द्रव में बदलने के लिए, उसके गलनांक वाले तापमान पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। मतलब जल का तापमान बर्फ के तापमान से, उसमें जो ऊर्जा रहती है उससे अधिक होगी। एक 0 डिग्री सेल्सियस का जल हो और 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ हो तो किसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी? जल में होगी। जब हम जल को में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं। बर्फ से द्रव में परिवर्तित हो गया, अब भी हम उसको गर्म कर रहे हैं तो फिर भी उसका टेम्परेचर जो है वह बदलता नहीं है, बढ़ते 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 100 तक जाता है, लेकिन 100 से आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि तब वह जो अधिक ऊष्मा हम दे रहे हैं वह ऊष्मा उस जल को वाष्प में परिवर्तित करने में प्रयुक्त हो जा रही है और उस वाष्प के साथ समाहित हो जा रही है। तो एक ऐसा तापमान आता है जिसमें द्रव पदार्थ गैस में बदलना शुरू हो जाता है और वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, ध्यान से इसको देखें कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक एक समष्टि गुण है जो सभी द्रवों में पाया जाता है।
द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। जल के लिए यह जो तापमान होता है वह 373 केल्विन होता है। मतलब जैसे हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा देखी, प्रसुप्त ऊष्मा, उसी तरह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। उसे इस तरह परिभाषित करते हैं जैसे हम संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किए थे कि 373 डिग्री केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, वहाँ में हमने क्या कहा था 0 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ क्या कह रहे हैं 373 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 373 डिग्री सेल्सियस पर ही जल उबलने 373 केल्विन पर जल उबलने लगता है। तो 373 केल्विन पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। अगर 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली ऊष्मा हो और 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान का उबलता हुआ जल हो तो भाप में अधिक ऊष्मा होगी। इसलिए खौलते हुए जल की अपेक्षा भाप अधिक जलन उत्पन्न करती है, अधिक घातक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में कुछ अतिरिक्त ऊष्मा भी अवशोषित की होती है। अवस्था परिवर्तन को हम देखें तो ठोस अवस्था से जो है, अगर जब हम उसको ऊष्मा देते हैं, कैसे ऊष्मा का तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठोस अवस्था से जब हम उसे ऊष्मा देते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और ऊष्मा देते हैं तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। इसको जब हम ठंडा करते हैं तो गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और ठंडा करते हैं तो फिर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि हम पदार्थ को एक अवस्था में तापमान बदल कर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी पदार्थ को। तो हमने क्या देखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, और गर्म होने पर ठोस जो है वह ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हम देखते हैं जो कि बिना ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस फिर गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। एक क्रियाकलाप इसके लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा कपूर और अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसके चूर्ण को चीनी मिट्टी की जो प्याली होती है उसमें डाल देते हैं, और एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देते हैं। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख देते हैं, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। और इस तरह व्यवस्थित करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसे गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हम जब ध्यान से देखते हैं कि यह जो अमोनियम क्लोराइड होता है वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी ठोस पदार्थ के द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और फिर वह गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में जो बदलने की क्रिया होती है वह निक्षेपण कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन याद रखिएगा और निक्षेपण भी याद रखिएगा कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। ऊर्ध्वपातन कहते हैं ठोस से गैस में सीधे बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और सीधे गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो यह पदार्थ पर जो तापमान का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब देखते हैं दाब परिवर्तन का किसी भी पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब परिवर्तन से हम किसी पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। हम जानते हैं कि जो कण होते हैं उनके कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि उनके बीच की दूरी घटती बढ़ती है, इसलिए वह पदार्थ की अवस्था बदलती है। जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेगा तो उनके कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, द्रव अवस्था से फिर ठोस अवस्था में बदलेगा तो
वह दूरी घट जाएगी, या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलेगा तो वह दूरी और बढ़ जाएगी। तो कणों के बीच जो दूरी होती है उसमें अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। किसी सिलेंडर में अगर भरी हुई गैस पर जब हम दाब लगाते हैं तो क्या होता है, इसके कणों के बीच की दूरी कम होती है। सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, जब उस पर हम दबाव डालते हैं तो दाब बढ़ाने से उनके कणों के बीच की दूरी कम होती है। तो जब कणों के बीच की दूरी कम होगी तो भी पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन देख सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को जब समीप लाया जा सकता है तो उससे क्या होता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक सिलेंडर में हम गैस के कण जो हैं उनके बीच की दूरी को कम करके हम उनकी अवस्था को परिवर्तित करते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव अवस्था में बदल सकती है। अगर हम गैस का तापमान घटाएं तब भी वह द्रव अवस्था में बदल सकती है, या तापमान को स्थिर रखें, हम दाब को बढ़ाएं तब भी वह गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। ठोस CO2 के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें भरी हुई गैस जो होती है वो ठोस CO2 ही होती है। इसमें होता क्या है कि उच्च दाब पर इसे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे संग्रहित किया जाता है, और जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जब 1 एटमॉस्फेरिक दाब होता है तो जो CO2 है, जैसे हम वो बाहर निकालते हैं तो एटमॉस्फेरिक दाब जो है वह 1 से अधिक होता है, तो उस अवस्था में जो CO2 है वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी कारण उसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो हमने देखा कि दाब परिवर्तित करके या ताप परिवर्तित करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकता है। किसी भी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था को दाब या तापमान द्वारा वह तय होती है कि उस अवस्था में वह पदार्थ किस अवस्था में रहेगा। तीनों अवस्थाओं में जो आपसी रूपांतरण होता है, या कई बार जो है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा गया है, इसको ध्यान से देखें कि जब ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको कहते हैं संगलन। द्रव जब गैस में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण, और गैस जब सीधे ठोस में फिर परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं निक्षेपण। यहाँ से देखें, गैस जब ठोस में द्रव में परिवर्तित होती है तो उसे कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। गैस जब द्रव में परिवर्तित होती है तो संघनन कहते हैं, और द्रव जब ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे जमना कहते हैं, और ठोस जब सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो तीनों अवस्थाओं में जो पदार्थ का अंतर रूपांतरण होता है उससे हम किस परिवर्तन को क्या कहते हैं यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो यह थी आज की क्लास की पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर किन कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से देखें, और फिर भी क्लियर ना हो तो आप उसको ज़रूर हमसे कमेंट करके या फ़ोन करके क्लियर कर लें। बाकी हम मिलेंगे आपके इसके आगे वाले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहें और हमारे द्वारा दिए गए होमवर्क पूरा करें, भेजे गए नोट्स को कॉपी बनाकर उस पर लिखते रहें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ अगली क्लास में। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।